वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिश डिलेक्टिक। तो स्टूडेंट आज हम एक नया टॉपिक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जिन स्टूडेंट ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी उनको एक अच्छे से आइडिया होगा कि जब हम पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं तो गवर्नमेंट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। तो उनकी कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन वो अपनी पावर ड्राइव कहाँ से करती हैं, वो उनको कैसे पता कि उनकी क्या क्या पावर हैं। तो उनकी पावर जहाँ से ओरिजिन होती है वो ही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं, कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिनकी बदौलत गवर्नमेंट रन करती है, जिनकी बदौलत गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ बनाती है। तो उसी सब को हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को इस टर्म के बारे में काफ़ी आइडिया होगा, लेकिन आगे चल के हम इस वीडियो में देखें कि जो ये टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसके क्या मायने हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसका कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है या इससे कुछ डिफरेंट है। तो स्टूडेंट ये हम आगे चल के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल बुक फॉर ए स्टेट। किसके लिए? स्टेट के लिए। इट सेट्स आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल बाय विच द स्टेट इज़ गवर्नड। ठीक है। इट डिस्क्राइब द मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन दीज इंस्टीट्यूशन। कौन से इंस्टीट्यूशन के बीच में? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। इट प्लेसेस लिमिट्स ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। तो ये कहना क्या चाहता है, हमें देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है फॉर ए स्टेट। स्टेट के लिए कैसे? लेकिन स्टेट को रन कौन करता है? स्टेट को रन करती है हमारी गवर्नमेंट। तो ये एक रूल बुक है। रूल बुक का क्या मायने हुआ है? इसमें कुछ ऐसे लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसे एक्ट हैं जिसकी बदौलत हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो कहाँ से ड्राइव होती है? वो ड्राइव होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ सर्टन इंस्ट्रक्शंस, ऐसे सर्टन लॉज हैं जिनकी बदौलत गवर्नमेंट अपना काम करती है। काम कैसे करती है? उसके बेस पे ही कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जिसके अंडर, मतलब किसके अंडर रह के बनाएगी? वो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे जैसे उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड होंगी। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को रन करने के लिए कौन कौन वर्क करता है? तो उसको रन करने के लिए वर्क करते हैं हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन है। कौन से इंस्टीट्यूशन? जैसे इसकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। ये तीनों जो गवर्नमेंट के एलिमेंट हैं स्टूडेंट, ये एक दायरे में रह के काम करती हैं। तो ये जो दायरा है, इनका जो ये सर्कल है, ये कौन प्रोवाइड करता है? आप किस पावर में रह के अपना काम कर सकते हो। ठीक है, वो पावर और रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करने वाला होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है? क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देता है? नहीं, ये सिटीजन्स को भी इंस्ट्रक्शन देता है। सिटीजन्स को कैसे इंस्ट्रक्शन देता है? जैसे हम इंडिया के कंटेक्स्ट में समझे, जैसे कि हमारे सिटीजन्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो भी हमें प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, हमारी एज ए सिटीजन स्टेट के लिए कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं। तो वो ड्यूटीज़ प्रोवाइड करने वाला कौन है? वो भी प्रोवाइड करने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आई होप आपको अच्छे से समझा रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के मायने क्या होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहना चाहते हैं। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से बना है। और लैटिन के किस वर्ड से बना है? कॉन्स्टिट्यूट। तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट टू फॉर्म, टू एस्टेब्लिश, टू कंपोज। तो आप कह सकते हैं किसी चीज़ को सेटअप करना, किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, किसको बनाना? कोई रूल एंड रेगुलेशंस होंगी, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन होंगी। वो इंस्ट्रक्शन किसके अंडर आएंगी? वो इंस्ट्रक्शन आएंगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहना चाहता है। Most countries have the rule book codified in a single document known as codified or written constitution. Codified constitution are typically produced following a revolution like the American Constitution of 1787 और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1781। तो ये क्या कहना चाहता है कि ज़्यादातर कंट्री के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिनके बिहाफ पे ही उधर की उसकी गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, लेकिन आगे ये क्या बताता है कि जो स्टार्टिंग में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता था वो किसी बाई प्रोडक्ट होता था। वो बाई प्रोडक्ट किसका होता था? बाई प्रोडक्ट होता था। जैसे आपने सुना होगा अमेरिकन रेवोल्यूशन, आपने सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जो उनकी आउटकम थी उन रेवोल्यूशन की, जिसके बदौलत ये सारा उनका रेवोल्यूशन चला, तो उनकी आउटकम के ज़रिए ही कह सकते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिनके बिहाफ पे उधर की गवर्नमेंट रन करेगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम एक सिंपल डेफिनेशन की बदौलत इसे समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉ ऑफ ए नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइंस द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटी द सर्टन राइट्स टू द पीपल इन इट। ठीक है, तो वही जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया वही कहना चाहता है। ठीक है, क्या कहना चाहता है? ये
कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसे कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स एंड लॉ होते हैं, किसके लिए, नेशन के लिए, स्टेट के लिए। तो वही बात आगे, स्टेट को रन करने वाला गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन हो गए, ठीक है। और सोशल ग्रुप, ठीक है, कोई ग्रुप भी हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद का बना ले और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ रूल एंड रेगुलेशन सेट कर ले, तो वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया सोशल ग्रुप का, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, दैट डिटरमाइन द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे हम अभी गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वो उसकी पावर और ड्यूटीज़ को डिटरमिन करता है कि कैसे वो अपनी ड्यूटीज़ करेगा, कैसे वो पॉलिसीज़ बनाएगा, गवर्नमेंट कैसे उसे इम्प्लीमेंट करेगी। तो वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाला कौन है, गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और सर्टन राइट्स टू द पीपल, तो गवर्नमेंट काम किसके लिए करती है, गवर्नमेंट काम तो उसकी सिटीजन के लिए करती है, ठीक है। तो उनको भी सर्टन राइट्स प्रोवाइड करने वाला कौन है, तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं कुछ ऐसे पॉलिटिकल थिंकर की, ठीक है, बातें समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो एरिस्टोटल का क्या कहना था, एरिस्टोटल का कहना था कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वे ऑफ लाइफ द स्टेट हैज़ चूज़न फॉर इटसेल्फ। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा वे है जो स्टेट ने अपने आप के लिए चूज़ किया है, ठीक है। तो इसके ये मायने हो गई, ठीक है। और स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट आपको बता दूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन था, जब एरिस्टोटल के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, ठीक है, स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, तो एरिस्टोटल की जो बुक है, ठीक है, पॉलिटिक्स, उसमें एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए थे, ठीक है। उसके बाद ही उनका जो क्रक्स था वो अपनी बुक में लिखा था, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेना, आपको आगे कहीं काम आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। लॉर्ड ब्राइस, ये क्या कहना है इनका, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द एग्रीगेट ऑफ लॉज एंड कस्टम अंडर विच द लाइफ ऑफ द स्टेट गोज़ ऑन, ठीक है। तो देखिए पहले जैसे हमने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सर्टन लॉज होते हैं, ठीक है, वो रिटन भी हो सकते हैं, वो अनरिटन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको आगे वाली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा रिटन और अनरिटन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए एग्रीगेट ऑफ लॉज एंड कस्टम, ठीक है। तो किसी कस्टम के बेस पे भी तो लॉ बन सकता है, ठीक है, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। वही चीज़ें बताना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, CF स्ट्रॉन्ग क्या कहना चाहते हैं। Constitution is the collection of principle according to which the power of the government, the rights of the governed and the relationship between the two are registered, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है, ठीक है, पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की पावर को भी ये एक तरह से लिमिट करता है, ठीक है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट को इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन की। और जो गवर्न हो रहे हैं, ठीक है, गवर्न होने वाले कौन है, वो है सिटीजन, ठीक है, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके मायने आ गए। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहना, तो चलिए स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को और थोड़ा डीप तरीके से समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन एटलीस्ट 2 सेंसेस इन एन ऑर्डिनरी डिस्कशन ऑफ पोलिटिकल अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द होल सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. These rules are partially legal in the sense that the courts of law will recognize and apply them, and partially non-legal or extra legal, taking the form of usages, understanding, customs or conventions which court do not recognize as law but which are not less effective in regulating the government than the rules of law strictly called. In most countries of the world, the system of government is composed of this mixture of legal and non-legal rules, and it is possible to speak of this collection of rules as constitution, ठीक है। तो चलिए हम इसके मायने समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है। तो इसके क्या मायने हुए स्टूडेंट, तो ये कहना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लीगल और नॉन लीगल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको कोई कोर्ट ऑफ लॉ रिकोगनाइज़ करती है, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ हमारी जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, हाई कोर्ट हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इंग्लैंड में भी अपनी कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो वो कोर्ट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पार्ट को लीगली और नॉन लीगल तौर पे भी ट्रीट कर सकती है। लीगली कैसे ट्रीट कर सकती है, जैसे हमारे पास इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट उसे रिकॉग्नाइज़ करेगी, क्योंकि क्यों करेगी, क्योंकि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन
कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉन लीगल हैं, जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ठीक है, और जैसे आर्टिकल 51 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमें उसे लीगली चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीज़न के लिए बनाया गया है वो एक ऑप्शनल पार्ट है। वो जस्ट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देता है और सिटीज़न को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन आप मान लो वो चीज़ें नहीं भी करोगे तो आपको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। डीपीएसपी को आप आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जस्ट गवर्नमेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। जैसे आपको आर्टिकल 51A के तौर पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तौर पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की हैं, ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है। और इसमें क्या है, ठीक है, कुछ नॉन लीगल पार्ट जैसे मैंने अभी बता दिया, और इसमें कुछ कस्टम और कन्वेंशन भी होते हैं, ठीक है। ये कस्टम और कन्वेंशन जब आप इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे आपको तब समझाएगा कि कुछ कस्टम और कन्वेंशन को हम कैसे एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं, वो हम किसी आगे वाली वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन का हम और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में से। तो स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन आप मेन कंट्रीज़ के नाम ध्यान में रख लेना, ठीक है, एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। इंडिया, USA, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, कुछ ऐसी मेन कंट्रीज़ हैं जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कैनेडा, चाइना, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये ऐसी कंट्री हैं जिनके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और कुछ फैक्टर जान लो, जैसे कि सैन मरीनो, ठीक है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और मैग्ना कार्टा ओल्डेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैग्ना कार्टा कहाँ पे हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, इंग्लैंड में। कब हुआ था, ठीक है, 1215 में हुआ था। और कुछ फैक्ट जान लो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये बातें आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, आपका क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, इसके फंक्शंस कैसे रन करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। तो क्या कहना चाहता है, किसी सोसाइटी में मिनिमम कोऑर्डिनेशन कैसे एस्टेब्लिश होगी, ठीक है, उसके लिए क्या सेट ऑफ रूल्स बनेंगी, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन है। या कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर कुछ सेट ऑफ रूल्स बनेंगे जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सोसाइटी रन करेगी, ठीक है, या मेंबर ऑफ सोसाइटी उसको चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट ऑल्सो लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, ठीक है। तो वही बात आ गई जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, ठीक है। तो किसी चीज़ को गवर्न कैसे करना है, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है, उसको ही मतलब उसके अकॉर्डिंग ही वो रन करेगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इट स्पेसिफाइज द बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी एंड गिव्स सर्टेन डिसीजन मेकिंग पावर टू द लॉ मेकर्स। तो इसके क्या मायने होंगे, ठीक है, जो लॉ मेकर्स है, जो लॉ बनाएंगे, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है, वो बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाने वालों को कुछ पावर अलोकेट करती है कि आप इस माध्यम के या इस सर्टन रूल एंड रेगुलेशन के अंडर रह कर के अपने लॉ बना सकते हैं। क्योंकि जैसे इंडिया में आप मान लो जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, वो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, लेकिन वो किसके दायरे में रहकर रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इट स्पेसिफाई who has the power to make decisions in a society, it decides how the government will constitute, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे बनती है, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सारा कहाँ पे लिखा होता है, वो लिखा होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में सबसे हाईयर पोस्ट कौन सी है, वो है प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो ये मेंशन करने वाला कौन है, ठीक है, ये मेंशन करने वाला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, वो हमारा PM है, ठीक है। ये बताने वाला कौन है हमें, ये बताने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। At the same time, it sets some limits on what a government can impose on its citizens, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को भी लिमिट करती है कि आप किस दायरे में रह के सिटीज़न के लिए रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हो, ठीक है। मान लो कल को गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल पास कर दे, ठीक है, जिसके लिए आपकी लिबर्टी या आपके राइट्स कम हो जाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, मतलब गवर्नमेंट ट्रेस पास नहीं कर सकती, ओवर रूल नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के ही वो ऐसे सेट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज़ बना सकती है, ठीक है, किसके लिए, अपने सिटीजन्स
के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल मीन्स गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। फॉर एग्जाम्पल, there are certain fundamental rights provided to the citizen of the country which the government can never trespass, ठीक है। वही जो मैं आगे एक्सप्लेन करके गया हूँ अभी, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे सिटीजन के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को लिमिट करने वाला कौन है? गवर्नमेंट को लिमिट करने वाला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आगे हम एक और कंसेप्ट सीखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी, वो क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट को हम एक डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। चलिए, लिमिटेड गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वेयर लॉज लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट टू अवॉइड अब्यूज। डेमोक्रेसी इज ए सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ ए लिमिटेड गवर्नमेंट वेयर द पावर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कैबिनेट, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है? लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ, ठीक है। मान लो कि आपने कोई गवर्नमेंट चुनी, ठीक है। गवर्नमेंट चुनने के बाद गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन सेट करेगी। वो आपकी लिबर्टी कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। मान लो वो कल को जॉब निकाले, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा लॉ पास कर दे कि ओनली अपर क्लास वाले, ठीक है, बच्चे ही उसमें अप्लाई कर सके। तो इसका क्या मतलब हो गया? जो नीचे वाले हैं, ठीक है, मिडिल क्लास हैं और लोअर मिडिल क्लास बच्चे हैं, ठीक है, वो तो अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बना दी कि ये तो सिर्फ हायर क्लास वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अनजस्टिस हो गया, ठीक है। तो इसी को कवर अप करने के लिए लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मायने हो गया बेसिकली? कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को लिमिट कर देता है कि आप इसके बाहर जाके कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते। इसका क्या मायने हो गया? कि आप अथॉरिटेरियन नहीं हो सकते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इस तरीके से पावर सप्लाई करता है कि वो उसका मिस यूज़ ना कर पाए, ठीक है। देख रहे हो स्टूडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी वैल्यू है, ठीक है। आगे इसने क्या बोला है? डेमोक्रेसी इज़ द सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। तो मेनली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर हो गया कि जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तब डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है? लोगों के पास पावर होती है इलेक्ट करने की, लेकिन वो इलेक्ट करने की पावर कहाँ से आती है? वो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, ठीक है। जैसे हम इंडिया में करते हैं, इंडिया में आप वोटिंग डालते हो ना, तो वोटिंग डालने के बाद हम अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो वो आगे गवर्नमेंट को, ठीक है, कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक डेमोक्रेटिक वे में क्या हो गया कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन रहे हैं, ठीक है। ये चुनने की पावर हमें किसने दी है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल एंड रेगुलेशन पास कर दे कि पीपल उसको फिर से इलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका क्या मायने हो गया? कि इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट अपने आप में एक अथॉरिटेरियन बन रही है, ठीक है, वो अपने आप से रन कर रही है। तो इसी को लिमिट करने के लिए गवर्नमेंट को किसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है? गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इन लिमिटेड गवर्नमेंट पावर इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे? कि लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होता है? इसके किसी एक पर्सन के पास पूरी पावर नहीं होती, ठीक है। जैसे इंडिया में मान लो कि जैसे पीएम है, ठीक है, वो वैसे तो कहने के लिए एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन उसकी कैबिनेट होती है, ठीक है। किसी के पास एक्सटर्नल अफेयर होगा, किसी के पास होम मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, किसी के पास हाईवे मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, किसी के पास हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, ठीक है। तो उसका जो पावर है पीएम की, वो अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर में बंटी हुई है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक पीएम क्या है? वो उसको एग्जीक्यूट करने वाला उनका हेड है। किसका हेड है? वो मिनिस्टर्स का हेड है, ठीक है। तो कह सकते हैं ना कि सिर्फ पीएम के पास ही सारी पावर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसे ये प्रोवाइड नहीं करता कि वो एक अथॉरिटेरियन पीएम बन जाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर एंड असाइनिंग इट टू डिफरेंट पीपल। वही बात जो मैंने अभी मिलाई, ठीक है, अलग अलग मिनिस्टर के पास अलग अलग पावर होगी। फॉर एग्जांपल, मोस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, नेमली लेजिस्लेटिव कौन होगी? जो रूल बनाती है, हमारा पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव वो मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, हमारा पीएम हो गया जिसके अंडर ये सारा सिस्टम रन करता है। और जुडिशरी क्या करती है? मान लो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके एलिमेंट हो गए? ठीक है, ये एलिमेंट हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट तभी इस्टेब्लिश होगी अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को रन करना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, ये क्या है, ठीक है। इसे समझने से पहले आपको एक
टर्म के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ये इजी सी टर्म है, आपको पता चल जाएगा। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ ए गवर्नमेंट दैट इज स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ए रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड स्ट्रक्चर। जो गवर्नमेंट, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट जिसे हम अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। इसका क्या मायने है? ठीक है, मान लो कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका एक दायरा है, वो दायरा कौन डिसाइड करता है? वो दायरा डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हो, ठीक है, इसीलिए हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखिए, इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, मतलब सुप्रीम लॉ है ये किसी लैंड का, किसी नेशन का, किसी कंट्री का, जिसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझते हैं हम अच्छे से थोड़ा। तो चलिए स्टूडेंट, अभी कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ ए मॉडर्न कंसेप्ट दैट डिज़ायर्स ए पोलिटिकल ऑर्डर गवर्नड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस। इट स्टैंड्स फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, किसकी सुप्रीमेसी? लॉ, एंड नॉट ऑफ द इंडिविजुअल्स। इट इम्बाइब्स द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये क्या कहना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कुछ ऐसे सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशन होंगे, ठीक है, जिनकी बदौलत गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, लिमिटेड गवर्नमेंट ने आपने देखा, गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड दायरा है जिसके अंडर रह के ही वो अपनी पॉलिसीज़ या कुछ एक्ट ऐसे बना सकती है, ठीक है। वो किसके अंडर रह के बनाएगी? वो रह के बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के। इसीलिए तो वो लिमिटेड है कि उसकी पावर को हमने लिमिट कर दिया, ठीक है। अगर उसकी पावर लिमिट हो रही है, ठीक है, किसकी वजह से? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, तभी उस टर्म को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किसके साथ लिंक हो गया? ये डायरेक्टली लिंक हो गया गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। आगे क्या है? ठीक है, इट इम्बाइब्स द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म कैसे? ठीक है, क्योंकि एक नेशन के लिए जिस चीज़ को बनाया गया है, किसको बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये किसका एक मेथड हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ठीक है। डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी के क्या मायने है कि अगर डेमोक्रेसी होगी तभी तो पीपल के पास, सिटीजन के पास पावर होगी कि वो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकें। वो किसके बेस पे इंस्ट्रक्ट करेंगे? वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे। भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके बदौलत आप इसके बाहर जाके, गवर्नमेंट बाहर जाके काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कहाँ पे वर्क करेगा? ये करेगा कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। तो चलिए कुछ स्कॉलर की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे कार्ल फ्रेडरिक ने क्या कहा है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बाय डिवाइडिंग पावर प्रोवाइड्स ए सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रेस्ट्रेंट्स अपॉन गवर्नमेंट एक्शन, ठीक है, गवर्नमेंटल एक्शंस। तो ये क्या कहना चाहता है कि गवर्नमेंट के काम को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किसकी बदौलत? कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत। उसकी पावर को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। ऐसे ही एक और स्कॉलर हैं, ठीक है, एंड्रयू हुड, ये क्या कहते हैं? इन इट्स ब्रॉड सेंस द रूल ऑफ लॉ इज़ ए कोर लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ठीक है, एम्बॉडिंग आइडियाज सच एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट टू विच मोस्ट मॉडर्न स्टेट एस्पायर। इन पर्टिकुलर द रूल ऑफ लॉ इम्पोजेज सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट अपॉन हाउ द लॉ इज़ मेड एंड हाउ इट इज़ डिटरमाइंड, ठीक है। वही चीज़ ये भी कहना चाहता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, कहाँ पे है वो? लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में, ठीक है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसके अंडर जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको लिमिट कर देना, ठीक है। कैसे लिमिट करना? कुछ रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करके, ठीक है। तो वो किसका एलिमेंट आ गया? वो किसकी सिग्निफिकेंट आ गया? वो सिग्निफिकेंस आ गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ठीक है। वो करैक्टर किसका आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन दिस वे डिज़ायर्स ए पोलिटिकल ऑर्डर इन विच द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड, वही चीज़, ठीक है, जहाँ पे पावर्स लिमिटेड हों, ठीक है। ये किसके अंडर होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट में। इट इज़ अनदर नेम फॉर द कंसेप्ट ऑफ ए लिमिटेड एंड फॉर दिस रीज़न ए सिविलाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है। द रियल जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड्स प्लेस इन हैविंग ए लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, एंड ऑफ रिक्वायरिंग दोज हु गवर्न्स टू कन्फर्म टू लॉ एंड रूल्स, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है कि गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? तो काम करेगी कुछ सर्टन लॉज की बदौलत, ठीक है। किसकी बदौलत? स्टूडेंट, लॉज एंड कुछ ऐसे रूल्स होंगे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे, जिसकी बदौलत गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है? इसके मायने क्या हो गए स्टूडेंट? इसके मायने ये हो गए कि
जब एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, एक गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, ठीक है, इलेक्ट होने के बाद वो अपनी पावर ड्राइव करती है, ठीक है, वो अपनी पावर को यूज़ करती है, तो वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ करती है, ठीक है, वो यूज़ करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे यूज़ करती है। तो उसी पावर को यूज़ करने को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। इसका क्या मायने हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट है वो अपना काम उस अकॉर्डिंग कर रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन करने को कह रहा है। मान लो आपने कोई गवर्नमेंट इलेक्ट कर ली, ठीक है, किसी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में आपने, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लिया, लेकिन वो गवर्नमेंट वैसे काम नहीं कर रही, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? नहीं कह सकते, ठीक है। वो गवर्नमेंट लिमिटेड हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी फॉलो करे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी अकॉर्डिंग उसके वर्क करे, ठीक है। किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन जब तक वो गवर्नमेंट किसी कंट्री की उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, तो तब तक हम बोल नहीं सकते कि किसी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके कुछ और फैक्ट। तो हम इसके और एस्पेक्ट देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। In a democracy, it's the people who have sovereign power and they elect their government, so it is quite natural that the government should just act as representative of the people and work as regulated by the constitution, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है स्टूडेंट, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पीपल अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका क्या मतलब हो गया जब इलेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसके सिटीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या क्या होता है, वेलफेयर एस्टेब्लिश करना, ठीक है, लोगों की भलाई करना, ठीक है। तो वो कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा पीपल के लिए, सिटीजन के लिए। तो वो कैसे बनाएगा, वो बनाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। रूल ऑफ लॉ कैन ओनली टेक इफेक्ट व्हेन देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, ओनली व्हेन द रूल ऑफ लॉ और द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इज़ एस्टेब्लिश इन ए कंट्री देन कैन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किसी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो उस वाली कंट्री में कभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बन ही नहीं सकता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नोटिस हेयर इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैन वर्क इन ओनली दोज कंट्रीज विच हैव वेल फ्रेम्ड लॉज। किसी कंट्री के पास जब तक एक वेल फ्रेम्ड लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं कि कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, उसके इंस्टीट्यूशन है किसी कंट्री में, जैसे इंडिया में है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे क्या समझना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है, पहले तो वो उसी कंट्री में हो सकता है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी, तभी उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, आपका अगर पूरा एनालाइज देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी ऑफ कंट्री के पास हो सकता है, ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो सकता है, लेकिन क्या वो गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं? अगर वर्क कर रही हैं तभी हम किसी कंट्री को बोल सकते हैं कि वो वाली कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझा गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ये कंसेप्ट। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस PDF चाहिए इस लेक्चर की, तो आप टेलीग्राम में पॉलिश डिलेक्टिक को फॉलो कर सकते हैं, उधर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।